आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण से अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी के अंतर्गत भाग 2 में चर्चा करेंगे भूकंप की। गत वीडियो आप लोग देख चुके हैं, बड़ा पसंद आया आप लोगों को। उसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया था पृथ्वी की गतियों के बारे में, जाना था ना, अंतर्जात बल और बहिर्जात बलों को। तो हम अंतर्जात बलों के अंतर्गत ही विस्तार से गत वीडियो में ज्वालामुखी उद्भेदन पढ़ चुके हैं और आज उसी के बाद पढ़ रहे हैं भूकंप को। तो कॉपी पेंसिल लेके तैयार हो जाइए और रहस्य सुलझाते हैं। चलिए तैयार, अगला देखते हैं। भूकंप, ये नाम आपने सुना है, ये कभी सुना है? ये कई बार सुना है ना। भूकंप क्या होता है? कंपन आती है अचानक से। कैसे? जैसे रेलवे स्टेशन कभी गए हैं ना, तो रेल जब आने लगती है तो अचानक रेलवे स्टेशन पे आप किसी खंबे को पकड़ के खड़े हैं या जिस टेबल पे बैठे हैं, अचानक से उसमें क्या होती है, एक कंपन आने लगती है। बिल्कुल ऐसे ही अचानक से अकस्मात क्या होती है, पृथ्वी हिलती है और पृथ्वी पर हल्की सी भी कोई हलचल होगी, अंदरूनी हलचल होगी, अंतर्जात बलों की हलचल होगी, तो बाहरी जो सतह पर है मानवीय वातावरण, उसमें क्या होगा, उथल पुथल, तबाही हो जाएगी। उसी को क्या कहा है प्यारे बच्चों, भूगोल की भाषा में भूकंप कहा है। देखिए परिभाषा क्या है। भूकंप स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी स्थलमंडलीय प्लेटों की। क्या पढ़ाया था कि स्थलमंडलीय प्लेटें कितनी होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक महाद्वीपीय होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? एक महाद्वीपीय, एक क्या होती है, महाद्वीपीय, एक होती है महाद्वीपीय और एक क्या होती है, महासागरीय। 2 प्रकार की प्लेटें पड़ी थी। अब ये दोनों प्लेटें क्या करती हैं, इनमें क्या बताया था कि जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं वो महासागरीय प्लेटों में क्या कर रही हैं, तैर रही हैं। अब तैर रही हैं तो कहीं ना कहीं क्या करेंगी, कैसे गति कर रही है वो भी हमने जाना था। कुछ प्लेटें सामने आ रही हैं, अभिसरण कर रही हैं, कुछ अपसारित हो रही हैं, दूर जा रही हैं, और कुछ क्या है, परस्पर एक दूसरे के समानांतर गति कर रही हैं। अब आप ये देखिए कि कुछ भी गति अगर अंदर होगी तो उसके फलस्वरूप बाहर जरूर परिवर्तन होगा ना, हल्का सा भी, क्योंकि पृथ्वी कितनी बड़ी है और हम उस पे छोटे से निवासी हैं। तो कितना बदलाव होगा, तो वही किसके रूप में आता है, भूकंप के रूप में आता है। रोज थोड़ी आता है, कभी कभार अकस्मात आता है। तो क्या है परिभाषा, इसको नोट कर लेना। स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होती है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करती है, चारों ओर गति करती है। दिए गए चित्र में देखिए क्या है, ये चित्र भूकंप से संबंधित है। किस तरीके से, क्योंकि प्यारे बच्चों भूकंप आता कहाँ है, अंतर्जात के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो कहाँ आएगा, अंदर आएगा। तो अंदर क्या है, ये प्लेटें गति कहाँ कर रही हैं, पृथ्वी के अंदर गति कर रही हैं। तो अंदर इनमें क्या होगा, टकराव होगा। तो कहीं ना कहीं भूकंप की उत्पत्ति स्थल कहाँ है, अंदर ही है। कहाँ है, देखो जमीन के अंदर ये भाग, ये भूकंप का उत्पत्ति स्थल। तो ये भूकंप के गहराई में है। तो प्यारे बच्चों ये देखिए गहराई कितनी हो सकती है, गहराई 0 से 50 किलोमीटर के बीच हो सकती है। ठीक है, 0 से 50 या 50 से 200 किलोमीटर के बीच हो सकती है, या 200 से 700 किलोमीटर के बीच हो सकती है। मतलब जितनी गहराई बढ़ती जाएगी भूकंप उतना ही क्या आएगा, खतरनाक आएगा। ये याद रखना, जितना गहरा भूकंप उतना ही नुकसान ज्यादा। तो भूकंप का उत्पत्ति स्थल ये भूकंप मूल है, उद्गम केंद्र कहते हैं इसको, अंग्रेजी में फोकस कहते हैं। अब इस फोकस, क्योंकि आप ये देख रहे क्या उसका कारण बताया कि अंदर क्या आया है, दरार आई है, फॉल्ट्स हैं, दरार हुई है, क्योंकि प्लेटें आपस में टकराई हैं। तो भारी प्लेट कहाँ चली गई, 2 प्लेटें टकराई, जो अधिक घनत्व की प्लेट थी वो क्या हो गई, शेपित हो गई, अंदर धंस गई। तो उससे क्या हो गया, दरार आ गई, और वो दरार आने से क्या हुआ, अंदर की प्लेटें हिलने लगी
और यहाँ उत्पत्ति हुई। अब आप ये देखिए, कभी आपने देखा है नदी में या तालाब में, आपको कभी मौका मिला है जो आपने एक कंकर, बिल्कुल पानी रुका हुआ है और आपने एक कंकर लिया, फेंका, और फेंकते ही आप देखते हैं कुछ उसमें गोल गोल पानी की धाराएं देखने को मिलती है, बनती है ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये देखिए, जहां भूकंप आया उसके चारों तरफ क्या है, ये इसका प्रभावित क्षेत्र है कि भूकंप का प्रभाव कहाँ होगा, धरती पर ही तो होगा, अंदर आया है पर प्रभाव बाहर होगा। अब आप ये देखिए किस तरीके से जो प्रभावित क्षेत्र है उसको क्या कह दिया हमने, अधिकेंद्र कह दिया। लिख लेना इसको। तो ये देखिए, इस भूकंप मूल से बिल्कुल 90 डिग्री पर, भूकंप मूल से कितने डिग्री पर बच्चों, 90 डिग्री पर, कितने डिग्री पर स्थित होता है ये, 90 डिग्री पर क्या स्थित होता है, एपिसेंटर स्थित होता है। और एपिसेंटर कहाँ होता है, पृथ्वी के बाहर होता है। और एपिसेंटर यानी कि जो अधिकेंद्र है, ये प्रभावित क्षेत्र होता है, यहाँ बहुत तबाही होती है। तो आगे देखते हैं इसकी परिभाषाएं। सबसे पहले आप नोट कर लो, उद्गम केंद्र क्या होता है, जो फोकस पड़ा, भूकंप मूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप मूल। नोट करो, भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन प्रारंभ होती है। अभी देखा ना, ये भूकंप मूल, जहां कंपन प्रारंभ हुई है तो उसको क्या कहेंगे, उद्गम क्षेत्र या मूल। ओरिजिन वहीं से हुआ है ना, उत्पत्ति वहीं से हुई है तो उसको उद्गम क्षेत्र कहेंगे। अगला फिर होता है अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर, ऊपर कितने, क्या बताया, इससे भूकंप मूल से बिल्कुल ऊपर क्या होता है, एपिसेंटर होता है। ये क्या होता है, एपिसेंटर, एपिसेंटर। और ये क्या होता है, फोकस होता है। समझ गए, फोकस यानी कि उद्गम केंद्र और एपिसेंटर मतलब अधिकेंद्र। समझ गए। तो अधिकेंद्र की क्या परिभाषा है, उद्गम केंद्र की भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र कहते हैं। मतलब उद्गम केंद्र के ऊपर जो होगा, निकटतम जो स्थान होगा उसको क्या कहेंगे आप, अधिकेंद्र कहेंगे। अधिकेंद्र के कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती हैं। ये बहुत खास है, अभी इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि जब ये टकराती हैं तो उससे क्या आती है, कंपन आती है। मैंने बताया था ना, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आई तो क्या आई, कंपन महसूस, तो उसमें क्या निकल रही है, वो कंपन से तरंगे पैदा होती हैं और ये गमन करती हैं, मतलब चलती हैं। अधिकेंद्र के निकटतम स्थान पर सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता में भी, प्यारे बच्चों, धीरे धीरे कमी आ जाती है। मतलब जहां अधिकेंद्र होगा मूल से ऊपर, वहां तबाही ज़्यादा, कंपन ज़्यादा, तरंगे ज़्यादा, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वहां तबाही कम होती चली जाएगी, प्रभावित क्षेत्र कम होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हो गई तरंगों की बात करते हैं। तो ये तरंगे कैसे निकलती हैं, आप ये देखिए, पृथ्वी पर एक खास चीज़ है, एक प्रत्यास्पद बल होता है। मतलब किसी चीज़ को आप खींचो, कितना खींचो, जैसे रबड़ है, रबड़ को आपने लिया और खींचा, पूरा खींचा, और एक समता पर जाने पर वो रबड़ क्या होगा, फटाकते से टूटेगा। जैसे टायर ट्यूब है, उसको खींचा और वो झटका देगा तो आप में एक क्या आई, उसमें से एक तरंग निकली। तो इसी तरीके से पृथ्वी से भी क्या निकलती हैं, तरंगे निकलती हैं। देखिए, तो ये भूकंप की क्या होती हैं, वैज्ञानिकों ने, कौन से वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिकों ने और भूगोलवेताओं ने इनको क्या बांट दिया, भूकंपीय तरंगों के रूप में बांट दिया। तो ये भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। अब इनके बारे में और डिटेल से देख लेते हैं। देखिए, नोट कर लेना, इसको पुस्तक में भी दिया है, यहाँ बहुत अच्छे से समझाया है, गौर से सुनना। पहला, भूकंप तरंगे कितनी बताई, 3 प्रकार की। कितने, 3 प्रकार की। पहली पी तरंग, अंग्रेजी में ही नाम है पी तरंग। पी का मतलब प्राथमिक तरंग या प्राइमरी वेव्स। क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव्स कहते हैं। इनको अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहा जाता है। इसी तरीके से एस तरंगे, एस तरंगे या फिर क्या कहते हैं इनको, सेकेंडरी वेव्स। ओके, उसके बाद है, इन्हीं को एक और नाम है अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। और तीसरे नंबर की है आपके एल वेव्स। एल वेव्स
एल वेव्स कहते हैं, क्योंकि जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी उसका नाम लव था, तो उसने अपने नाम पर इसका नाम क्या रख दिया, एल वेव्स। इसको सरफेस वेव्स भी कहा जाता है, या सतही तरंगे या पृष्ठीय तरंगे भी इसको कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उनको भी मैं बता देता हूँ, वो भी सुनना गौर से। पहली विशेषता देखिए, जब मैं आपको पृथ्वी के बारे में, आंतरिक गतियों के बारे में और पृथ्वी के रहस्यों को हम जान रहे थे कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, तो मैंने कुछ स्रोतों की बात की थी। कैसे स्रोत? जो प्राकृतिक स्रोतों में, तो उसमें मैंने भूकंप की तरंगों की भी बात की थी। तो प्यारे बच्चों, भूकंप की तरंगे भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की क्या देती हैं, जानकारी देती हैं। कैसे देती हैं? देखो, पृथ्वी के आंतरिक संरचना में भूपरपट्टी, मेंटल और क्रोड पड़ा। भूपरपट्टी कैसी? कठोर। मेंटल कैसा? तरल, चिपचिपा। और क्रोड कैसा? कठोर। तो अब इनका अलग अलग इनकी प्रकृति होती है कि ये किन क्षेत्र में कैसे गमन करती है, मतलब चलती कैसे हैं। तो पी तरंगे जो होती हैं वो सॉलिड प्लस लिक्विड, यानी कि कठोर, पृथ्वी के कठोर भाग और तरल भाग या चिपचिपे भाग, इन दोनों में ये क्या करती है, ये क्या करती है, गति करती है। ठीक है, मूव करती है, वहां पर गति करती है। तो क्या देखा कि ये कहाँ जा रही है, यानी कि ऊपरपट्टी पे भी चल लेगी, मेंटल में पहुंच जाएगी और क्रोड में भी पहुंच जाएगी। तो इसलिए पूरी जानकारी हमें अंदर तक की इंफॉर्मेशन प्राप्त इसी से होती है। इसके बाद सेकेंडरी वेव्स, ये कैसे? और एक और चीज़ नोट कर लेना, ये बहुत स्पीड से चलती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तेज, इनकी गति सर्वाधिक होती है, बहुत तेज, सेकंड में पहुंच जाती हैं और पूरा रास्ता चक्कर पूरा लगा आती हैं। ठीक है, यानी कि 6371 किलोमीटर तक तुरंत पहुंच सकती हैं ये। अगला है सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स या अनुप्रस्थ तरंगे। इनकी खास बात क्या है? सिर्फ ये ठोस में गति करती हैं। कहाँ गति करती हैं? ठोस में गति करेंगी। ये ठोस और तरल दोनों में कर रही हैं, कठोर में। और ये एल तरंगे होती हैं, ये कैसे चलती हैं? बड़ी धीरे धीरे चलती हैं, स्लो स्लो, धीरे धीरे चलेंगी, बहुत धीरे धीरे। और कहाँ आती हैं? धीरे धीरे चलती हैं, पर खतरनाक बहुत होती हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा तबाही इन्हीं से होती है, एल तरंगे से। इन्हें पृष्ठीय तरंगे भी कहते हैं। ये नीचे होती हैं और ऊपर, फिर तुरंत ऊपर पहुंच जाती हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं से होता है। अब ये देखिए, तरंगे आ तो गई, पर इंसान यानी कि भूवैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया और एक यंत्र बनाया कि भाई इस तरीके से भूकंप तो आ रहे हैं, हमें कुछ काम तो करना चाहिए। तो उन्होंने क्या बनाए? कुछ यंत्र बनाए। तो पता है उस यंत्र का नाम क्या है? उसका नाम है भूकंप मापी यंत्र या भूकंप लेखी, या उसको अंग्रेजी में कहते हैं सिस्मोग्राफ कहते हैं। देखिए, ये कुछ भूकंप से संबंधित शब्दावलियां हैं, क्योंकि भूकंप पढ़ लिया तो अब उसकी शब्दावलियों को भी याद रखना है, क्योंकि भूकंप का अगर कोई समाचार प्रकाशित होता है अखबार में तो उसको समझ भी आना चाहिए। तो इसको पढ़ने के बाद तो बिल्कुल फटाफट कर लोगे आप। देखो, मैंने क्या बताया? मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी या भूकंप मापी यंत्र। एक ड्रम होता है, इसका चित्र किताब में है। ड्रम होता है और उस पर जैसे कंपन होती है, एक मशीन लगी थी, टक 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 टक, उसके ऊपर ऐसे बनाती रहती है, इस तरीके से ऐसे आती रहती हैं। ये भूकंप मापी यंत्र होता है, इस तरीके से। और अब आप ये मानो कि भूकंप जब आता है तो उसकी कुछ तीव्रता से आता है, कितना तेज आएगा, तो उसको तेज किसी चीज़ को मापने की क्या बनाए? एक इकाई बना लेते हैं। वो इकाई का क्या नाम है? वैज्ञानिकों ने उसका नाम रखा रिक्टर पैमाना। क्या रखा प्यारे बच्चों? रिक्टर पैमाना, रिक्टर स्केल भी कहते हैं। तो इसकी इकाई कुछ नहीं रखी, पर एक गणितीय मापक है जो क्या करता है? मापता है। कितना बताएगा आपको? तीव्रता बताएगा 0 से 9 के बीच की, अधिकतम 9 का मतलब संपूर्ण तबाही, सर्वाधिक, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब इमारतें तहस नहस, पेड़ पौधे सब जमीन दोज हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो बहुत खतरनाक होता है। अब प्यारे बच्चों, प्रश्न ये आता है कि ये जो भूकंप है इसकी कोई भविष्यवाणी हो सकती है क्या? हर चीज़ की भविष्यवाणी होती है, मौसम की भविष्यवाणी हम कर रहे हैं और चीज़ों कर रहे हैं। तो उत्तर क्या दोगे
कि नहीं हो सकती है। प्यार एक चीज बता दूं, वैज्ञानिक निरंतर खोज में हैं। एक रेडोन गैस होती है, क्या होती है? रेडोन गैस कहते हैं। ये एक नई गैस एलिमेंट है, तत्व है, जो वैज्ञानिक पीरियोडिक टेबल होती है, जो बड़ी क्लासेस में आप पूछना, उनमें पढ़ोगे आप विज्ञान के गुरुजी से, तो कि रेडोन गैस जब भूकंप आता है तो इसकी मात्रा क्या होती है? वायुमंडल में बढ़ने लग जाती है। ये कैसी है? अक्रिय गैस है, और इससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। तो इससे कहीं ना कहीं भविष्य में हो सकता है पूर्वानुमान लगाए जा सके, पर अब तक संभव नहीं हो सका है। तो संभव नहीं है, परंतु कुछ कयास लगा लिए जाते हैं। कैसे? कुछ बदलाव देखते हैं, क्योंकि प्रकृति बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ी होती। तो जो व्यक्ति प्रकृति से बहुत अंतर संबंधित होते हैं, जुड़े होते हैं, वो तुरंत पता लगा लेते हैं बदलावों को। बूढ़े बुजुर्ग लोग पता लगाते हैं, आदिवासी लोग पता लगा लेते हैं, जीव जंतुओं में बहुत पहले पता लग जाता है। देखिए क्या है, परंतु स्थानीय लोग, कुछ लोग सामान्य तरीके से भूकंप की संभावना का अनुमान लगा लेते हैं। अनुमान है सिर्फ। जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, आवाजें करने लग जाएंगे, रंभाने लग जाएंगी गाय, बकरी मैं करने लग जाएगी, ठीक है। तालाब में मछलियों की उत्तेजना, छटपटाने लगेंगी क्योंकि कंपन के कारण। और सांपों का धरातल पर आ जाना, क्योंकि सांप रहते कहाँ हैं? अंदर ही तो रहते हैं। अंदर कुछ होगी तो तुरंत बाहर आ जाएंगे, और जीव जंतु भी आ सकते हैं। और आदिवासी लोग तो इनसे जुड़े रहते हैं, इसलिए उनको बहुत पहले पूर्वानुमान हो जाता है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों कुछ उदाहरण। भूकंप कहाँ कहाँ आए? तो ऐसे तो भूकंप जब से पृथ्वी बनी है उसके बाद निरंतर भूकंप आते रहे हैं। 4.6 अरब साल पहले बनी थी पृथ्वी, तो तब से निरंतर भूकंप आ ही रहे हैं समय समय के बाद। परंतु कुछ विशेष उदाहरणों की चर्चा करेंगे यहाँ पर, जो कुछ नए हैं, ठीक है। इसी के समय मतलब 2020 चल रहा है, तो उसी से जुड़ा हुआ हम 20 साल के भीतर का चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या है? देखिए, पहला बड़ा खास है, भुज में भूकंप। तो ये भुज कहाँ पर है प्यारे बच्चों? ये है आपका गुजरात। ये जो गुजरात है, ये प्यारे बच्चों आपका नक्शा, और ये तैयार हो गया आपका नक्शा। और ये नक्शे में ये क्या है? ये है आपका गुजरात। और इस गुजरात के भुज में क्या आया था? क्या आया था? भूकंप आया था। कब आया था? देखिए, 26 जनवरी 2001। बड़ा विशेष दिन था। क्या था? गणतंत्र दिवस था। हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। तो स्कूल की बिल्डिंग, सोचो जो बच्चे वहाँ 26 जनवरी की तैयारी कर रहे थे, मना रहे थे, झंडारोहण हो रहा था, 971 बच्चे जमींदोज हो गए, मतलब जमीन में दब गए, उनकी मृत्यु हो गई। 31 शिक्षकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो कितना खतरनाक होता है, समझ आया प्यारे बच्चों? तो हमें सचेत रहना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगला एक और तो इसकी तीव्रता कितनी थी प्यारे बच्चों? तीव्रता थी 6.9। ये इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर, किस पे थी? रिक्टर पैमाने पर, ठीक है। अगला उदाहरण, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कहाँ है? हिंद महासागर में, भारत के आप पूर्व की तरफ चलेंगे तो इंडोनेशिया है सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप हैं, जावा, सुमात्रा, मलाया, बहुत सारे द्वीप हैं, प्रशांत महासागर की तरफ फैला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर की तरफ है, ठीक है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर की तली के नीचे उत्पन्न सुनामी लहरें भारतीय प्लेट और बर्मी प्लेट के नीचे क्षेपण का परिणाम थी, और इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8.9 थी। अब आप ये देखिए, जगह क्या थी? इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा। सुमात्रा के पास क्या हुआ था? मैंने कहा था स्थलमंडलीय भूमंडलीय प्लेटें हैं, वो गति करती हैं। तो क्या हुआ? भारतीय प्लेट और एक छोटी प्लेट का नाम है बर्मीज प्लेट, ये दोनों आपस में क्या हुई? क्षेपित हुई, ऐसे चली, अभिसरण हुआ। तो ये प्लेट इसके नीचे धंस गई। धंसने से क्या हुआ? भूकंप आया। पर प्यारे बच्चों, भूकंप कहाँ आया? समुद्र के नीचे आया। तो समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है तो उसका नामकरण क्या रख दिया? उस भूकंप की बहनी कह दो,
कि उसकी हिस्ट्री है, ये उसी से जुड़ी हुई है। इसका नाम है सुनामी। क्या नाम है? सुनामी। अंग्रेजी शब्द है सुनामी। सु जापानी भाषा का शब्द है, जापानीज शब्द है। इसका मतलब होता है तट के समीप की समुद्री लहरें, हार्बर वेव्स कहते हैं। बहुत खतरनाक होती हैं। तो कैसे आती हैं, समझ गए? जब भूकंप समुद्र की सतह पर नीचे गहराई में आएगा तो उससे लहरें तो चलती हैं, पर वो लहरों में क्या आ जाती है? बहुत गति आ जाती है। 30 से 60 मीटर ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं, और ये जब लहरें कोस्ट पर, तट पर आएंगी तो बहुत तबाही मचाती हैं। और उसी के परिणाम स्वरूप मैं आपको बता दूं, ये जब सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004, याद रखना, भारत में पहली सुनामी आई थी। और विश्व के 11 देश, कितने देश? 11 देश प्रभावित हुए थे इससे। और भारत का आंध्र प्रदेश का नागापट्टनम इलाका, तमिलनाडु के पास काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था यहाँ पर, ठीक है। और इसी का परिणाम स्वरूप है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु था, सदर्न पॉइंट, जिसको क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, 6 डिग्री 4.5 मिनट के पास, वो पानी में समा गया, डूब गया। अब उसका एक लाइट हाउस दिखाई देता है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर के पास है। अगला देखते हैं एक और उदाहरण, जापान। जापान के उत्तरी पूर्वी तट पर 11 मार्च 2011 को आए सदी के सबसे शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी की लहरों से भारी विनाश हुआ, और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 9.1 थी। अब आप, मैंने क्या पैमाना बताया था? रिक्टर स्केल कितना मापता है? 0 से 9 के बीच में। तो प्यारे बच्चों कितना आ गया? 9। 9 का मतलब मैंने क्या बताया था? बहुत ज़्यादा तबाही, सब कुछ तबाह हो जाए। तो ये 11 मार्च 2011, आप याद करने के लिए 11/3/11 भी याद कर सकते हैं। सुनामी, जापान जो है प्यारे बच्चों, ये जापान औसतन साल के 1500 झटके झेलता है भूकंप के। और इसने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है कि ये अपने मकानों को भूकंप रोधी बनाता है। उसके बावजूद भी यहाँ बहुत तबाही हुई, और तबाही के बाद इसने वापस से अपना पुनर्वास कर लिया। ये अच्छी बात है, विकसित राष्ट्रों में गिना जाता है जापान, ठीक है। और कहाँ पर है? प्रशांत परिपेटी के पास है। प्रशांत परिपेटी में, जिसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, प्रशांत परिपेटी जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, यही वो क्षेत्र हैं जहाँ ज्वालामुखी भी हैं। करीबन 487 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अब एक चीज़ याद रखना जीवन भर, कि जहाँ ज्वालामुखी उद्भेदन होगा उसके साथ ही भूकंप जरूर आता है। समझ गए? जहाँ ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ वहाँ भूकंप जरूर आता है, परंतु भूकंप आने से ज्वालामुखी उद्भेदन नहीं होता है। समझ गए? अगला देखते हैं, ये उससे संबंधित चित्र हैं। ये तो भुज का 26 जनवरी 2001 का, आप देख रहे हैं कितनी तबाही मचाई है। ये एक आपको चित्र है सुनामी जापान 11/3/11। ये देखिए, सुनामी लहरें 30 से 60 मीटर ऊंची हो गई हैं। सामान्य लहरें 15 से 18 मीटर ऊंची ही होती हैं, पर ये लहरें 30 से 60 मीटर, सब चीज़ें तहस नहस हो गई। किसके कारण? सुनामी के कारण। तो प्यारे बच्चों, आया ना मज़ा? अब सुनामी के बारे में आप जान गए, भूकंप भी समझ लिया, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। अब अगर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो इनके परिणाम स्वरूप हमें कुछ बचाव भी तो करने चाहिए। भाई पूर्वानुमान लगा नहीं सकते, पर आ गई आपदा तो क्या करेंगे? तो कुछ बचाव के उपाय हैं। क्या क्या है देखो ज़रा। भूकंप से बचाव की तैयारी क्या क्या करें? पहले से तैयारी, पहले से तो तैयारी कर नहीं सकते, पर भूकंप आ जाए तो क्या करोगे? खुले स्थान में निकल जाना, तुरंत ऊंची इमारत से नीचे उतर जाओ, आगजनी की जगह से बाहर निकल जाओ। कार में चल रहे हो तो कार खड़ी करके खुले स्थान पर, पेड़ के नीचे मत खड़े हो ना, खुले मैदान में खड़े हो जाओ। और लोगों में आतंक मत फैलाओ, र्यूमर्स जिन्हें कहते हैं, मतलब हा हुल्ला नहीं करना है। सबको विश्वास में रखना है कि ये प्राकृतिक आपदा है, हम इससे टल जाएगी। थोड़ा समय लगता है, कुछ सेकंड में ही आता है भूकंप, कुछ सेकंड का होता है। आज तक मिनट में भूकंप नहीं आया है। तो क्या क्या है? सुरक्षित स्थान,
रसोई के काउंटर या मेज के नीचे दीवार के अंदरूनी कोने में श्रेय ले लो, छुप जाओ। अचानक भूकंप आया, स्कूल में बैठे हो, टेबल के नीचे घुस जाओ, तो टेबल पे ईंट पत्थर गिरेंगे तो बचाव हो जाएगा आपका, साइड से भी ढक गया तो बच जाओगे। या किसके नीचे आ जाओ, अलमारी के पास जाके कोने में, वहाँ पर भी बैठ सकते हैं, बच जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, हम क्या होता है, दरवाज़ा, दरवाजे की क्या होती है, बाई होती है ना, इस तरीके से दरवाज़ा होता है। तो दरवाजे की ये जो बाई लगती हैं, ऊपर जो पिलर होता है, इसके नीचे भी आप खड़े हो सकते हैं, यहाँ भी खड़े हो सकते हैं, ये भी बचाव का एक तरीका है। इनसे दूर रहें, आग वाले स्थानों से, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाली खिड़कियां और दर्पण व तस्वीर के फ्रेम से। भाई इनके पास खड़े रहोगे तो कांच आपको लगेंगे, आप तो ख़त्म हो जाओगे। तो तुरंत आपको ये काम करने हैं। ज़रूरी सामान को ले, रेडियो अपने साथ रखें, मोबाइल रख सकते हैं, मिल जाए तो, ऐसे नहीं रेडियो लेने ही भागे। उसमें सरकार की सूचनाएं आती रहती हैं जिनसे हमें, लोगों से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें सूचना भेज सकें। पहले से तैयार रहें, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं व आपदा का सामना करने का विश्वास करें। एक आपदा नियंत्रण होता है जिसको क्या कहते हैं, NDRF। ये 2005 में बनाया गया था, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स। इसी तरीके से एक SDRF होता है जो राज्य में काम करता है। ये आपदा प्रबंध की एक मैनेजमेंट है, एक प्रबंधन इकाई है जो देश में आपदाएं जब भी आती हैं उनसे हमें बचाने के रिहर्सल देता है, ड्रिलिंग करता है, और आ जाती हैं तो उनसे बचाव भी करवाता है। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा वीडियो, मज़ा आया ना? ऐसे ही निरंतर जुड़े रहिए, कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को सुलझाते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।